Good morning, student. Today we are going to start and study our next poem in the series of poetry. Its name is From an Elegy Written in a Country Churchyard. आज हम जो हमारी पोइट्री की सीरीज चल रही है उसमें अपनी चौथी कविता जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय टॉमस ग्रे इसका अध्ययन करेंगे। फ्रॉम एन एलेजी, फ्रॉम मतलब से, एलेजी जो होती है एक शोक गीत, रिटन जो लिखा गया इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री होता है एक देहात और चर्चयार्ड होता है कब्रिस्तान, एक देहात के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। तो लेट्स टॉक अबाउट पोइट एंड पोएम। थोड़ा सा हम पोइट और पोएम के बारे में जान लेते हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। टॉमस ग्रे वाज बोर्न ऑन 26 दिसंबर 1716। टॉमस ग्रे का जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1716 को लंदन में हुआ था एंड डाइड ऑन 30 जुलाई 1771 और 30 जुलाई 1771 को इनकी मृत्यु हुई थी। He remained bachelor throughout his whole life. इन्होंने अपने जीवन भर शादी नहीं की, बैचलर ही रहे। और ये जो पोएम है, दिस पोएम इज एन एलेजी। एलेजी होती है शोक गीत। एलेजी क्या होती है कि एन एलेजी इज अ सॉन्ग ऑफ लेमेंट एंड मॉर्निंग ऑन द डेथ ऑफ समवन डियर टू द पोएट। एक ऐसा शोक गीत होती है एलेजी जिसमें एक बिलाप होता है और किसी प्रिय की मृत्यु पर, उसे हम एलेजी बोलते हैं। The original poem has 32 stanzas of 4 लाइन each. स्टूडेंट, इस जो ओरिजिनल कविता है इसकी उसमें 32 स्टेंजा हैं 4-4 लाइन के, लेकिन आपके सिलेबस में ये केवल 5 स्टेंजा की पोएम है। The poem is easy and highly musical. It mourns the passing away of those poor villagers who lie buried in the graves. ये बिलाप करती है उन गांव वालों के ऊपर जो मृत हैं और अपनी कब्रों में दफने हुए हैं। The poet believes that the grave is the ultimate goal of human life. कवि का ऐसा विश्वास है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो केवल कब्र है। सो वेल्थ, फेम एंड डिग्निटी आर वैल्यूलेस। इसलिए हमारे पास जो भी संपत्ति है, चाहे कैसी भी हमारे पास दौलत हो, वो सब वैल्यूलेस है। नाउ लेट्स स्टडी द टेक्स्ट। कवि कहता है द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ parting day, the lowing herd bend slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. मीनिंग देख लेते हैं। कर्फ्यू टूल्स, गिरजाघर की घंटियां। नेल का मतलब होता है साउंड, बजना। पार्टिंग का मतलब होता है एंड, समाप्त होना। लोइंग, लोइंग मीन्स होता है रम्हाना, जानवरों की जो आवाज होती है रम्हाना। हर्ड होता है झुंड। ली बोलते हैं चारागाह को। प्लाउमैन फार्मर है। होमवर्ड प्लॉट्स, प्लॉट्स मतलब धीरे धीरे, स्लोली। हिज वेरी वे, थका हुआ। एंड लीव्स द वर्ल्ड डार्कनेस अनटू मी। कभी कहता है The curfew tools the knell of parting day. दिन का अंत हो रहा है, अर्थात शाम होने वाली है और शाम होने की वजह से गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हर एक धर्म में होता है कि जब शाम होती है तो मंदिरों में, जैसे हिंदू धर्म में देखें तो घंटियां बजने लगती हैं, आरतियां होने लगती हैं। मुस्लिमों में अजान होने लगती है। ऐसे ही ईसाइयों में गिरजाघर जो होते हैं वहाँ घंटियाँ बजने लगती हैं। तो कवि कह रहा है कि दिन
समाप्ति की ओर है और इस वजह से गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं और इस वजह से द लोइंग हर्ड बिंड स्लोली ओवर द ली और इस वजह से चारागाह के ऊपर से रमाता हुआ झुंड धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे और एक किसान प्लॉट्स धीरे धीरे हिज वेरी वे, एक थका हुआ किसान थक कर खेतों में काम करके वो भी घर की ओर लौट रहा है। यहां पे एक बात गौर करने वाली है, यहां इस लाइन में एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ये ध्यान देने वाली बात है। द प्लॉट्स हिज वेरी वे, यहां जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है उसका नाम है ट्रांसफर एपिथेट। आपके सिलेबस में ये नहीं है, पर अगर ये आपको जानकारी होगी तो एक्सप्लेनेशन बनाने में आपको सुविधा होगी। इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ट्रांसफर एपिथेट। इसकी विशेषता क्या होती है दोस्तों कि प्लाउ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, इसकी विशेषता सीधी ये है कि जो एडजेक्टिव होता है वो गलत जगह पे लगा दिया जाता। यहाँ पे थका हुआ कौन है? किसान। लेकिन यहाँ देखिए वेरी वे, यहाँ रास्ते को थका हुआ दिखाया गया है, यही इसकी पहचान है, ट्रांसफर एपिथेट। एंड नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कभी कहता है सारे लोग घर की ओर लौट रहे हैं और ये सारे लोग लीव्स द वर्ल्ड, इस संसार को, टू डार्कनेस एंड टू मी, अंधेरे में छोड़कर मुझे सभी लोग घर की ओर लौट रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Beneath those rugged elms that yew trees sad, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि कहता है कि beneath होता है नीचे, रग्ड होती है अनइवन जो जगह होती है, उबड़ खाबड़ जगह। एल्म्स दैट यू ट्रीज सैड, ये दो सदाबहार वृक्षों के नाम इसमें आए हैं, एल्म्स और यू। ये दो सदाबहार वृक्ष होते हैं कब्रिस्तान में जो लगे हुए हैं। और कुछ राइटर ने भी बताया है कि इन दो वृक्षों का जिक्र उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि इन दो वृक्षों के नीचे इनकी मां की कब्र बनी हुई थी। तो कभी कहता है कि beneath those rugged elm that you trees said, इन सदाबहार वृक्षों की छाया के नीचे, where heaps the turf in a many a mouldering heap, टर्फ होती है सूखी घास, राइजेस मीन्स होता है झड़ना, हीप्स मीन्स होता है ढेर, मॉल्डरिंग होता है मिट्टी का झड़ना। और इन कब्रों की जो यहाँ पे सिचुएशन बता रहे हैं कि उन पे जो मिट्टी डली हुई थी वो झड़ने लगी है, अब उन पे मिट्टी भी कम बची है। ईच इन हिज नैरो सेल, सेल यहाँ पे है ग्रेव, कब्र, नैरो का मतलब छोटी छोटी, फॉर एवर लेड, लेड का मतलब है बरीड, दफनाना। और ये जो छोटी छोटी कब्रें हैं इनमें एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। कौन? द रूड फॉर फादर ऑफ हैमलेट स्लीप, हैमलेट गांव के जो फोर फादर्स हैं, जो पूर्वज हैं, और वो कैसे रहे? रूड थे, वो अशिक्षित थे। रूड फॉर फादर्स को इन छोटी छोटी कब्रों में हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टेक्स्ट। The breezy call of incense-breathing morn, the swallow twittering from the stubbled shed, the coxswain clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. कवि यहाँ बताना चाह रहा है
अभी स्टार्टिंग में आपने देखा कि रात का दृश्य था, शाम होने को थी तो सभी लोग घर की ओर लौट रहे थे। अब यहाँ पे एक मॉर्निंग का साइट जो है डिस्क्राइब किया है कवि ने। वो कहता है कि ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। इंसेंस का मतलब है फ्रेग्रेंस, सुगंधित। ब्रीजी फ्रेश होता है और ब्रीदिंग होता है हवा का चलना। मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। तो सुबह हो रही है या हो चुकी है और उस वजह से सुगंधित ताजी हवा चल रही है। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट सैड। और सुबह होने की वजह से स्वालो एक अबाबिल पक्षी होता है। ट्विटरिंग पक्षियों की आवाज को बोलते हैं, चहचहाना। स्ट्रॉ बिल्ट का मतलब होता है घास से बने हुए, घास के तिनकों से बना हुआ घोंसला। तो जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों से चहचहाने लगे हैं। द कॉक श्रिल क्लेरियन। श्रिल का मतलब तेज, क्लेरियन होता है बाग देना। सुबह होने पर मुर्गा चिल्लाता है जो उसको क्लेरियन या हिंदी में बाग देना बोलते हैं। ऑन द इकोइंग हॉर्न, शिकारियों की बिगुल की आवाज, इकोइंग हॉर्न। तो सुबह होने की वजह से कॉक श्रिल क्लेरियन कर रहा है, अर्थात मुर्गा तेज चिल्ला रहा है। जो शिकारी हैं वो बिगुल बजाते हुए शिकार के लिए निकल गए हैं। और आगे कवि कहता है कि नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। सुबह होने की वजह से हवा चलने लगी है सुगंधित, पक्षी चहचहाने लगे हैं घोंसलों से, मुर्गा बाग देने लगा है, शिकारी बिगुल बजा रहे हैं। कभी कहता है लेकिन नो मोर सेल राउज देम, इनमें से जो भी आवाजें हैं, कोई भी आवाज नो मोर सेल राउज देम, राउज उठाना, उन्हें उठा नहीं सकती। जो हैमलेट के फॉर फादर हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं कब्रों में, इनमें से कोई भी आवाज उनको लोली बेड, उनके बिस्तर से उठा नहीं सकती, उनके बिस्तर से उन्हें जगा नहीं सकती, क्योंकि वो एक इटर्नल स्लीप में है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेंजा है, ये आपके एक्सप्लेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको ध्यान से आप समझिए और पढ़ने के बाद इनको आपको एक्सप्लेशन भी बनाना है। कभी कहता है let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor। ambition मीन्स होती है महत्वाकांक्षा, mock मीन्स होता है मजाक उड़ाना, यूजफुल toil होता है हार्ड वर्क, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, और ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, अनक्लियर, ग्रैंडियर मीन्स होती है शान, डिसडेनफुल होता है हेटफुल, घृणित, एनाल्स का मतलब होता है हिस्ट्री। चलिए अर्थ देखते हैं। कभी कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को मॉक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देयर यूजफुल टॉयल उन लोगों के जो परिश्रम थे जीवन में। उन्होंने किन लोगों के? जो हैमलेट गांव के साधारण से लोग थे, उन्होंने जो अपने जीवन में परिश्रम किया, उनके परिश्रम का महत्वाकांक्षी लोगों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस लाइन में भी ये ध्यान देने वाली बात है, जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ एम्बिशन है, लेकिन एम्बिशन को यहाँ पे पर्सोनिफाइड करके एक्सप्लेन किया गया है, एम्बिशियस पीपल, महत्वाकांक्षी लोग। तो महत्वाकांक्षी लोगों को साधारण लोगों के परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देयर होमली जॉयज उनके घरेलू आनंद का, और डेस्टिनी ऑब्स्क्योर और उनका जो भाग्य था जो अस्पष्ट था, इन सारी चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। नॉर ग्रांडियर हियर और ना ही जो शानदार लोग हैं, धनी जो लोग हैं, हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल उन लोगों को, बड़े लोगों को, धनी लोगों को घृणित मुस्कान नहीं हंसना चाहिए।
द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, इन गरीब लोगों के जो साधारण से छोटे छोटे जीवन इतिहास रहे हैं, छोटी छोटी खुशियां रही हैं, जो साधारण से जीवन उनके रहे हैं, धनी लोगों को उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उन पे घृणित मुस्कान नहीं हंसनी चाहिए। Let's move on the last stanza. The boast of her the pump of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Meaning देखते हैं। boast मीन्स होता है प्राइड, घमंड। हर्डी मीन्स होता है ऊंचा कुल। पंप सानो शौकत। इनएबिटेबल डेफिनेट, निश्चित। ग्लोरी यस, और ग्रेव कब्र से कहते हैं। अर्थ देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हर्ली, द पंप ऑफ पावर। हर्ली ऊंचे कुल का जो घमंड, सानो शौकत का घमंड या शक्ति का घमंड, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ये सारी सुंदरता जो ईश्वर ने प्रदान की है, या ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, जो आपको संपत्ति प्रदान की गई ईश्वर के द्वारा। कभी कहता है, चाहे ऊंचे कुल में जन्म लेने का घमंड हो, पंप ऑफ पावर, चाहे अत्यधिक शक्ति प्राप्त होने का घमंड हो, चाहे ऑल दैट ब्यूटी, सुंदरता जो दी गई है आपको ईश्वर के द्वारा, उसका घमंड हो, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, चाहे संपत्ति का घमंड हो। कभी कहता है, अबिट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल आवर, द आवर ऑफ डेथ, मृत्यु का समय। एक समय है जो सभी का इंतजार करता है, वो किसी में फर्क नहीं करता, वो सबका समान रूप से इंतजार करता है। अबिट्स alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. और लास्ट में कहता है, पाथ मीन्स होते हैं रास्ते। ये वैभव के, ये यश के जितने भी रास्ते होते हैं, लीड जाना, what to the grave, ये सारे रास्ते कब्र की ओर ही जाते हैं। कहने का मतलब उसका ये है कि हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे शक्ति का घमंड हो, चाहे सुंदरता का घमंड हो, चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे ताकत का घमंड हो। वो मैसेज देना चाहता है लास्ट में, उसने जो मैसेज है वो इस तरह कह सकते हैं कि मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बनाए हैं वो आपको करना है। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।